अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक़्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म के किस्त नंबर 3 के हिस्सा 2 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। जिन लोगों ने मेरी नॉवल को पसंद किया, सराहा, मेरे एपिसोड का इंतज़ार किया, उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो जनाब अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और कल से रेगुलर एपिसोड आएगी 2 पार्ट्स में, ठीक है? आज मैं 1 ही पार्ट्स दे रही हूँ क्योंकि इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती। तो कल से आप लोगों के 2 पार्ट्स आएँगे तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ, हिस्सा 2। आतिफ ने घर पहुंचकर दरवाजे का लॉक खोला तो उसे सीमेंट की बोरियां देख कर तशवीश हुई। कमरे का दरवाजा भी खुला था। वो बर्क फुर्ती से कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो समारा कमरे में मौजूद न थी। उसने पूरा घर छान लिया लेकिन उसे समारा कहीं नहीं मिली। कमरे के दरवाजे का खूंटा अभी तक हिल रहा था जिससे आतिफ ने अंदाजा लगाया कि समारा अभी-अभी घर से निकली होगी तो यकीनन ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। बिना वक्त ज़ाया किए वो समारा को पकड़ने के लिए तेज़ी से निकला। ये घर लाहौर के नज़दीक एक छोटे से गांव मांगा में मौजूद था। समारा कभी इस गांव में नहीं आई थी, इसलिए उसे रास्तों का इल्म नहीं था और ये बात तो आतिफ बखूबी जानता था। गांव से बाहर निकलने के 2 रास्ते थे। एक कच्ची सड़क से होता हुआ हाईवे की रोड की जानिब जाता था। दूसरा रास्ता वहीं मौजूद छांगा मांगा के जंगलात से गुजर कर निकलता था। तमारा कभी भी सड़क वाले रास्ते को नहीं चुनेगी क्योंकि वहाँ उसे आतिफ से सामना होने का खौफ था। आतिफ समारे की सोच से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने डायरेक्ट जंगल का रास्ता चुना। समारा भारी ब्राइडल लहंगा पहनकर अपनी पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश कर रही थी। इतना तो उसका खुद का भी वजन नहीं था जितना भारी उसने लहंगा पहन रखा था। उस पे सोने और हीरे से लदे हुए ज़ेवरात उसे मज़ीद परेशान कर रहे थे। कितने शौक से उसने ये सबसे कीमती लहंगा और ये ज़ेवरात बनवाए थे, जो आज उसे महज़ एक बोझ के सिवा और कुछ नहीं लग रहे थे। भागते-भागते उसके पैर लहूलुहान हो चुके थे। उसे शिद्दत से भूख और प्यास महसूस हो रही थी। आँखों के सामने घना अंधेरा छा गया था। उसने कुछ देर वहीं ठहरने का फैसला किया। एक बड़े से चट्टान नुमा पत्थर पर बैठकर वो लंबी-लंबी साँसें भरने लगी। दिल था कि मुँह से बाहर निकल जाए। माथे से बहता पसीना गले से उतरता हुआ उसकी जोबन की नज़र हो रहा था। थकी-मांदी वो नाज़ुक सी दुल्हन वहीं पेड़ से टेक लगाए आँखें मूंद गई। बाबा जान, मैं आपसे और अम्मी से कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। अनदिले गमों का बोझ समेट कर बड़ी हिम्मत जुटाकर आई थी। बोलो बच्चे,
क्या बात है! हसन साहब ने मोहब्बत और पुरखुलूस अंदाज में कहा। बाबा जान, मैंने अपने फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई कर ली है। अब मैं किसी बुटीक में जॉब करना चाहती हूँ और मैं एक बात आप दोनों से साफ-साफ कह देना चाहती हूँ कि अब कोई इस घर में मेरी शादी का ज़िक्र नहीं करेगा। लेकिन बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी शादी होगी जब ही तो तुम्हारी छोटी बहनों के बारे में हम सोचेंगे। रेहाना बेगम फिक्रमंदी से गोया हुई। अम्मी, मैं अब शादी करना नहीं चाहती। मुझे कुछ बनना है, अपनी एक पहचान बनानी है। और क्या शादी ही सब कुछ है? शादी के बिना जिंदगी नहीं गुजरती। हाँ बेटा, शादी जरूरी है। हमारी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती है तो कोई उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। वो जो करना चाहती है उसे करने दे। हसन साहब ने रेहाना बेगम की बात काटी थी। थैंक यू बाबा जान। हसन साहब की बातें सुनकर अंदलिब के मुरझाए चेहरे पर खुशी बिखरी थी। जाओ मेरी बच्ची, अपनी पहचान बनाओ और दुनिया को दिखा दो मेरी बेटी किसी से कम नहीं है। हसन साहब ने शफकत से अंदलिब के सर पर हाथ रखा। हसन साहब, आपने अंदलिब को इतने बड़े ख्वाब दिखा दिए हैं। आप तो जानते हैं हमारी बच्ची के पैर में तकलीफ है। क्या वो ये सब कर पाएगी? अंदलिब के जाने के बाद रिहाना बेगम ने फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। बेगम, अगर हम खुद अपने बच्चों को उसकी कमी का एहसास दिलाते रहेंगे तो वो कभी इस जालिम दुनिया का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हमें अंदलिब का सहारा बनना है, उसकी ताकत बनना है, ना कि कमजोरी। हसन साहब की बातें सुनकर बिना कोई बहस के रेहाना बेगम ने इस बात में सर हिला दिया। तमारा की अभी आंख लगी ही थी कि उसे किसी की आहट महसूस हुई। कोई धीरे धीरे उसकी जानिब बढ़ रहा था। वो एकदम चौकस हुई। अब उसे एहसास हुआ कि यहाँ कई किस्म के जंगली जानवरों का बसेरा है। हरे झाड़ के पीछे से किसी की फुंकारती हुई सांसों की आवाज आ रही थी, जो सम्मारा की सांसों का तसलसल बढ़ा रही थी। सम्मारा ने मजीद गौर से देखा तो दो चमकीली आंखें मुसलसल उसका ताक़ुब कर रही थीं। ये आंखें किसी शेर या बाघ की महसूस हो रही थीं। अब वो जरा भी हिली तो शिकारी चौकन्ना होकर यकदम ही हमला कर सकता था। मारे खौफ के सम्मारा ने गले तले थूक निकला था। जिस्म था कि थर थर कांप रहा था। ठंडे पसीने से जिस्म भी ठंडा पड़ चुका था। उसे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। छोटे छोटे कदम लेती वो बहुत एहतियाती से पीछे की जानिब जा रही थी। ये जानवर इंसानी महक सूंघ कर आया था। अनजाने में सम्मारा ने खुद की मौत को दावत दे दी थी।
وہ چوپایا اب آگے بڑھ رہا تھا۔ جو دونوں کے بیچ ایک پردہ تھا اب وہ ہٹ چکا تھا۔ یہ ایک باغ تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ سمارا کی آنکھوں میں موت کا خوف تھا، جبکہ باغ کی آنکھوں میں بھوک تھی، جو بےتابی سے اس تازہ شکار کو کھانے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک وار اور کھیل ختم ہی سمجھو، چاہے وہ وار انسان کا ہو یا جانور کا۔ سمارا کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی موجود نہ تھا۔ اس نے لاکھوں کروڑوں کے زیورات زیب تن کر رکھے تھے، لیکن وہ سب اس وقت ناکارہ تھے، بے سود تھے، جو اس کی جان تک نہیں بچا سکتے تھے۔ انسان اتنا ہی بے بس ہوتا ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب۔ اس لیے ہمیں کبھی اپنی ذات پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مٹی کے ٹیلے سے بنے ہیں اور ایک دن اسی مٹی کی نظر ہو جائیں گے۔ گھمنڈ اور غرور تو اس پاک ذات پر ہی جچتی ہے جس نے یہ جہاں بنایا۔ وہ جو ہمیں دنیا کی بے شمار دولت دے سکتا ہے، وہ چھین بھی سکتا ہے۔ وہ ہمیں دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اور اچھا انسان تو وہی ہے جو اس کی آزمائشوں پر پورا اترے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ مجھے آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا انتظار رہتا ہے۔ آپ لوگوں کے کامنٹ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔